Hello and welcome to all the divine souls to your own channel Divine Oracle 144. Before getting into the video, I would like to apologize to all of you. एक्चुअली मेरा काफ़ी थ्रोट पेन चल रहा है और काफ़ी दिन से मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो प्लीज़ काइंडली इग्नोर माय वॉइस और जो मैसेज है प्लीज़ उस पर थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैरिड ट्विन्स के ही टॉपिक का एक सब टॉपिक है, क्योंकि मैरिड ट्विन्स अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि उसको एक वीडियो में कवर करना मुझे नहीं लगता किसी भी चैनलर के हाथ की बात होगी। तो इसमें भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो सारी चीज़ें आप को क्लियर नहीं होंगी, जब तक आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे आपके माइंड में, तब तक मुझे लगता है कि आप लोग शायद एक DMDF लूप में अपने आप को फंसा के रखोगे, आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो मैरिड ट्विन से ही रिलेटेड है कि अगर आप खुद एक मैरिड ट्विन हो या आप किसी मैरिड ट्विन के साथ डील कर रहे हो, तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि आपका ट्विन उसकी या आपकी मैरिज के बाद ही आपकी लाइफ में आता है। यानी कि डिवाइन इज़ अ सुप्रीम पावर, और बहुत बार आपके मन में, आपके दिल में ये सवाल उठता होगा ईश्वर के प्रति कि अगर ईश्वर के पास इतनी सुप्रीम पावर है तो ऐसा क्या ही था जिसकी वजह से ईश्वर मुझे मेरे ट्विन से सही वक्त पर नहीं मिलवा सके, सही वक्त पर हम दोनों का साक्षात्कार नहीं हो पाया, या तो मेरे ट्विन की शादी नहीं हुई होती या मेरी शादी नहीं हुई होती। इस तरीके के सवाल बहुत सारे ट्विन्स के दिल और दिमाग में आते हैं। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि इस तरीके की एनर्जी आप दोनों के रिलेशनशिप में डिवाइन की तरफ से लाई जाती है। चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा डिवाइन करते क्यों हैं। मतलब डिवाइन इज़ दैट सुप्रीम पावर जो कि शायद किसी एक छोटी से छोटी चींटी, किसी पत्ते को भी तकलीफ नहीं दे सकते। तो कि डिवाइन को बहुत मज़ा आता है ट्विन फ्लेम्स को इस तरीके की तकलीफ देने में, इस तरीके की चीज़ों से गुजारने में कि वो उधर तड़प रहे हैं, आप इधर तड़प रहे हो, और इस तरीके से आपकी लाइफ मूव ऑन हो रही है। तो आखिर क्यों डिवाइन ऐसा करते हैं, हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है फ्रेंड्स, आपकी या आपके ट्विन की, अगर आपके ट्विन से मिलने से पहले किसी एक की भी या दोनों की 3D मैरिज हो चुकी है, किसी भी 3D पर्सन के साथ, चाहे वो सोलमेट है या कार्मिक है, किसी के भी साथ आपकी मैरिज अगर हो चुकी है, तो उसका सबसे बड़ा जो एक रीज़न होता है वो होता है कर्मा बैगेज। अब आप ये बोलोगे कि ये तो हमने हज़ारों बार सुना है कि हमारे ट्विन के साथ हमारा कोई कर्मा बैगेज है, या फिर जिनके साथ उनकी या आपकी शादी हुई है उनके साथ आपका कोई कर्मा बैगेज है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ होती है, आप उस चीज़ को हज़ारों बार, हज़ारों वीडियोस में सुन चुके हो, लेकिन आपका दिल और दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कर्मा बैगेज का जो एक कॉन्सेप्ट है वो तो आप बहुत बार सुन चुके हो, लेकिन आपकी आत्मा अंदर से आपको बार बार आपके ट्विन की तरफ ही अट्रैक्ट करती है, और आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हो कि आखिर ये कर्मा बैगेज है क्या, क्योंकि सुना हज़ारों बार है लेकिन उसको हम समझ नहीं पाए हैं कि एक्चुअल में हाउ डज़ इट वर्क। तो आज हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। आप ऐसे समझिए कि आपकी अभी की ज़िंदगी आप देख लीजिए, आप अभी जिस घर में पैदा हुए हैं, आप जिस परिवार के साथ में पले बड़े हैं, और जिस तरीके की भी कम्युनिटी, आपके जिस तरीके के भी लोग आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो आपके परिवार के हों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, आपके इन लॉज हों, ससुराल के हों, आपके फ्रेंड्स हों, एनीबॉडी, आपके रिलेटिव्स हों, कोई भी, आप अपनी एक पूरी की पूरी आपकी जो सराउंडिंग है ना, आप उस पर नज़र घुमा के देखिए, और उनमें से आप चुन चुन के सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को निकालिए जिनकी बहुत ही ज़्यादा कार्मिक एनर्जीज आपकी तरफ है। ठीक है, कुछ लोगों की, अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी के स्टेप पेरेंट्स हैं, कोई स्टेप मदर है या स्टेप फादर है, और वो उस पर्सन से, उस मदर या फादर से, उस सोल से बहुत ज़्यादा आहत हुआ है अपनी लाइफ में, ईदर यू आर अ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, डजंट मैटर। अगर उस पर्सन से आप बहुत ज़्यादा आहत हुए हो, ठीक है, या आपकी फैमिली में कोई और रिलेटिव ऐसा है जिसकी वजह से आपने
बचपन में कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा झेला है, या आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड भी हो सकता है, एनीबॉडी जिसने आपको मतलब बिल्कुल इस दुनिया में ना ऐसा दिखा दिया हो कि ये दुनिया जीने लायक नहीं है, वो वाली सिचुएशन में लाके आपको खड़ा कर दियो। इधर आपका कोई एक्स हो, ठीक है, डजेंट मैटर, आपका कोई कार्मिक एक्स हो सकता है, किसी तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है, एनीबॉडी। उस इंसान को अब आप अपनी नज़रों के सामने लेकर आइए, और जिस वक्त उस इंसान ने आपके साथ में इतनी इंटेंसिटी के साथ में आपको परेशान किया था, आपको बिल्कुल मर जाने वाली स्थिति में लाके खड़ा कर दिया था, या आपका इंसानियत के ऊपर से ही पूरा भरोसा उठा दिया था, उस वक्त पे आपके मन से, आपके दिल से और आपकी आत्मा से उसके लिए किस तरह की एनर्जी निकल रही थी, आप उस चीज़ को याद कीजिए। हो सकता है वो चीज़ें आपके ट्विन जर्नी को पहचानने से पहले की हों, आप तब तक शायद पहचानते भी ना हो कि आप एक ट्विन सोल हो, और शायद उससे कई साल पहले से, अपने बचपन से आप ऐसे किसी पर्सन को झेल रहे हो, या आपने अपने कॉलेज टाइम पे किसी को झेला हो, और आप तब याद कीजिए आपके दिल से क्या निकला था, आपने ईश्वर से क्या कुछ बोला था, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कर्मा बैगेज कैसे क्रिएट होता है। उस पर्सन ने आपके साथ जो कुछ भी किया, आपने उस पर्सन की उस इंटेंसिटी को कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल तरीके से अपने जीवन में झेला, और आपके दिल से उस पर्सन के लिए शायद कर्सिंग एनर्जी निकली होगी, आपने उसको कुछ बुरा भला बोला होगा, कुछ श्राप दिया होगा, आपने उस पर्सन के लिए दिल से अच्छा नहीं बोला होगा, ठीक है। बहुत बहुत रेयर होते हैं वो लोग जो कि बिल्कुल रमण महर्षि होते हैं, जिनको सच में फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको कोई कुछ भी बोल जाए या कुछ भी कितना भी उनको टॉर्चर कर दे और वो पलट के ना बोले। ह्यूमंस के तो हाथ में इतनी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। अब आप उस कॉन्सेप्ट पे मत जाइए कि वो भी कुछ कर्मा होगा पिछला जिसकी वजह से उसने हमें, वो सब चीज़ें अपनी जगह अलग हैं, ठीक है। वो हो सकता है आपका कोई लाइफ लेसन हो सकता है आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हो, कोई भी रीज़न हो, मैं रीजंस पे यहाँ पर नहीं जाना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपकी इस ज़िंदगी में भी कोई पर्सन आपके साथ कुछ बुरा करके गया है, और आप उसके लिए थोड़ी सी भी इंटेंसिटी, एक पॉजिटिव इंटेंसिटी उस पर्सन की तरफ नहीं दे पाए हो अपने इवॉल्व होने से पहले, अपने अवेकन होने से पहले, तो अब आप ऐसे समझो कि जो बात करी जाती है कर्मा बैगेज की, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि कर्मा बैगेज क्या है आपके पार्टनर का। ऐसी ही कोई कर्सिंग, ऐसी ही कोई एनर्जी आपने शायद अपने ट्विन को दी हो, क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकती कि कोई नॉर्मल पर्सन ने आपको दी होगी, क्योंकि ट्विन सोल्स चाहे हज़ारों जन्म ले लें, वो इंटेंशनली तो किसी जन्म में भी किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो मैस्कुलाइन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक लॉजिकल माइंड के साथ चलते हैं, उनका 3D माइंड सेट होता है, और वो 3D की वर्ल्ड में अपने आप को पूरी तरीके से इवॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब आप ये सोचो, जो इंटरनेट है वो शायद आज से मुझे लगता है 25-30 साल पहले ही, या उससे और थोड़ा, अगर एक जनसाधारण की बात करें तो हमारे आपके बीच में ये शायद पिछले 10-15 साल पहले या 20 साल पहले ही आया है, ठीक है। उसके पहले आपका जो पिछला जन्म होगा वो कब होगा, लाइक 90s, 80s, 70s या 1700, 1800, कौन सा एरा होगा, यू नेवर नो, कौन सा सन होगा, यू नेवर नो। उस वक्त पे इंटरनेट नहीं था, उस वक्त पे इतनी नॉलेज नहीं थी, ट्विन फ्लेम नाम का शब्द भी कहीं सुनने को नहीं मिल सकता था आपको। अभी आप इतना इवॉल्व इस वजह से हुए हो क्योंकि इतनी सारी आपको सब जगह इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप सारी जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, आप उनको खुद से मैच करते हो और आप समझ जाते हो कि हाँ ये और ये सारी चीज़ें मेरे साथ बचपन से हो रही हैं, एंड आई एम अ ट्विन सोल। लेकिन उस टाइम एरा में कोई आपको बताने वाला नहीं था कि आप एक ट्विन सोल हो। आपके लिए आप जब पिछले किसी भी जन्म में अपने ट्विन से मिले होगे, आपका चाहे उनके साथ मैरिज हुआ हो, चाहे उनके साथ आप सिर्फ एक रिलेशनशिप में आए हो, और उस वक्त पे आपका ट्विन, मैं सिर्फ मैस्कुलाइन को नहीं बोल रही हूँ, मैं दोनों फेमिनाइन मैस्कुलाइन को बोल रही हूँ, कि दोनों में से किसी भी पार्टनर ने उस एरा में अगर कुछ भी ऐसा किया हो कि वो किसी थर्ड पार्टी के साथ किसी और रिलेशनशिप में चले गए हों, ठीक है, किसी तरीके से आपको डिच कर दिया हो, क्योंकि कोई मोस्टली मैस्कुलाइन्स होते हैं, इसीलिए मैं मैस्कुलाइन शब्द का यूज़ कर रही हूँ बार बार, लेकिन कोई भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके से वो एक लॉजिकल वाली एनर्जी में आके, इस 3D वर्ड की चमक धमक में आके उन्होंने किसी भी तरीके से आपको हर्ट कर दिया हो, आपका दिल तोड़ दिया हो, आपकी फीलिंग्स को डिस्कार्ड कर दिया हो, बिल्कुल
कदर नहीं करी हो आपकी, उस वक्त पे आपको ये भी नहीं पता था कि ये पर्सन तो मेरा ट्विन है। इसको तो मुझे कुछ भी भला बुरा बोलना नहीं है, क्योंकि ये और मैं सेम सोल हैं, हम एक ही आत्मा दो शरीरों में हैं और हम एक ही एनर्जी हैं। तब आपको नहीं पता थी ये बात। तब आपके लिए वो सिर्फ एक अदर पर्सन था जिसके साथ आपको कुछ बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी फील होती थी, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ फील होती थी, आप उस पर्सन को ड्रीम्स में देखते थे, आपको उसकी चीज़ें दिखाई दे जाती थी, फील हो जाती थी, लेकिन आप समझ नहीं पाते थे वो रिश्ता क्या है। और आप इस एनर्जी में आ जाते थे कि मैं तो इस इंसान के लिए अपनी मतलब ज़िंदगी भी छोटी है, उससे भी ज़्यादा कुछ हो तो मैं अपनी आत्मा न्यौछावर करने को तैयार हूँ, और ये पर्सन मेरे साथ ऐसा कर रहा है, भगवान इसके साथ तो कभी ऐसा हो ही ना, भगवान ये तो ऐसा हो जाए। मतलब मैं पर्टिकुलर वर्ड नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप अपने आप ही अपने हिसाब से वहाँ पर जो आपको ठीक लगे आप फिट इन कर लेना, ठीक है। अगर आपने ऐसा कुछ भी कर्ज उस टाइम एरा में अपने ट्विन को दिया है कि आपके ट्विन ने किसी थर्ड पार्टी में जाके कोई रिलेशनशिप में एंटर किया और आपने उस चीज़ को समझने की बजाय, क्योंकि आप समझ नहीं सकते थे, आपको समझाने वाला उस वक्त कोई नहीं था, ठीक है। और जो डिवाइन के डाउनलोड्स होते थे वो जितना आप समझ पाते थे उतना आप ले लेते थे, जो नहीं समझ आता था, क्योंकि उस टाइम पे तो मुझे लगता है जो एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअलिटी का मार्ग था वो भक्ति मार्ग ही था। भक्ति मार्ग के ही थ्रू हम ईश्वर से कनेक्ट होते थे, आज भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन आज हम लोग मेडिटेशन वगैरह इन सब चीज़ों को भी समझते हैं, सीखते हैं। तो आपने अगर अज्ञानतावश भी ईश्वर से किसी भी तरीके का कर्ज अपने ट्विन को दिया है कि मेरे ट्विन, मतलब अब मैं ट्विन शब्द इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो, लेकिन उस वक्त पे आपको नहीं पता था वो ट्विन है, तो उस पार्टनर को आपने अगर ये भी बोला है ना कि ये प्यार के लिए तड़पे, ये एक सच्चे प्यार के लिए तड़पे, या कुछ भी ऐसा XYZ जो आपकी लाइफ में अभी सिचुएशन है ना, वो सारी सिचुएशन अगर आपने अपने ट्विन को कर्ज में दी है, मार्क माई वर्ड्स, वो सारी मैनिफेस्टेशन ईश्वर ने आपकी पूरी करी हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स आर द मोस्ट फास्ट मैनिफेस्टर्स। आपकी मैनिफेस्टेशन आप अगर सिर्फ आंख बंद करके भी शून्य में जाके कुछ इमेजिन कर लोगे ना तो वो सच हो जाता है। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर वो होती है। आप लोग अपनी मैनिफेस्टेशन को शायद बहुत हल्के में लेते हो, लेकिन आप जिस दिन अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को सच में समझने लगोगे ना, आपको इस पूरी दुनिया में ना फिर किसी भी और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद में चलते फिरते मैनिफेस्टर्स हो। शिव शक्ति की एनर्जी है आपके अंदर। आप कैसे समझ रहे हो कि आप अपनी एनर्जी को किसी और माध्यम से पूरा कर पाओगे? और यही कारण होता है कि जितने भी ट्विंस या जितने भी इस प्लैनेट अर्थ पे जितने भी लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जो नाना प्रकार की मैनिफेस्टेशंस लोग सिखाते हैं कि 369 या 555 या लाइक दिन में 3 बार ऐसा ऐसा लिखो, इतनी बार लिखो, वो सारी चीज़ें ना वो क्यों नहीं पूरी होती? आप समझें इस बात को। इतना मैनिफेस्टेशन करने के बाद भी अगर आपकी मैनिफेस्टेशन ना कंप्लीट नहीं हो रही है, तो आप उस डेप्थ में जाइए और समझिए कि दुनिया जहान के आपने व्रत उपवास से लेके हर, मुझे नहीं लगता जो स्पिरिचुअल लोग होंगे वो किसी ना किसी शक्तिपीठ पे, किसी ना किसी मंदिर में जाके प्रसाद बोलते होंगे, वहाँ पे माथा टेकते होंगे अपने अपने धर्म के हिसाब से, कोई चादर चढ़ाता होगा, कोई गुरुद्वारे जाता होगा, जिसका जो मान्यता है। लेकिन आपकी वो क्यों मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो रही है? ऐसा क्या है कि ईश्वर, ये इतनी बड़ी चीज़ हो गई कि ईश्वर के हाथ में ही नहीं है कि वो आपके ट्विन को आपके साथ लाके खड़ा कर दे, क्योंकि वो मैनिफेस्ट आपने ही किया है। और जब तक आप उसको अंडू नहीं करोगे, जब तक आप हर एक ईश्वर के आगे जितनी बार भी सर झुकाओगे ना, आप ईश्वर से ट्विन को मांगने की जगह अपनी गलतियों की क्षमा मांगोगे कि हे ईश्वर, जिस भी जन्म में, जिस भी योनि में और जिस भी रूप में मेरी आत्मा से जो भी गलतियाँ हुई हों, आप उनको प्लीज़ क्षमा कर दीजिए, ठीक है। और आप जब मेरी आत्मा बोलते हो तो उसमें आप और आपका ट्विन दोनों आ जाते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं मांग रहे हो, आप अपने ट्विन के लिए भी माफ़ी मांग रहे हो। यू आर द ओनली सोर्स जो कि अपने और अपने ट्विन दोनों के ही उन कर्मास को काट सकता है, उनको क्लियर आउट कर सकता है, क्योंकि ईश्वर आपके ट्विन को आपके सामने तभी लाके खड़ा करते हैं जब आपका कर्मा बैगेज क्लियर हो जाता है आपकी लाइफ का। उसके पहले आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता नहीं है। जितने भी ट्रू ट्विन फ्लेम्स मुझे सुन पा रहे हैं वो इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि आप अपने ट्विन फ्लेम से उस वक्त पे मिले हो जब आप अपनी लाइफ के बहुत सारे कार्मिक्स और सोलमेट्स
आपकी लाइफ में आके चले गए होंगे और आप आज तक उनका रीज़न नहीं समझ पाए होंगे कि वो क्यों आपकी लाइफ में आए थे और क्यों आपकी लाइफ से चले गए। उनमें से शायद कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको सराखों पे रखते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके मुंह से निकलता बाद में होगा, लेकिन वो आपके लिए वो आपकी डिमांड्स पहले पूरी कर देते होंगे, आपकी ख्वाहिशें पहले पूरी कर देते होंगे। आखिर ऐसे रिलेशनशिप से आप क्यों बाहर निकले, आप समझ रहे हो? तो इधर उधर ट्विन को ढूंढने की बजाय, इधर उधर ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में अपने आप को एक लूप में फंसाने की बजाय आप पहले ये समझें कि ये कर्मा बैगेज क्रिएट कैसे हुआ है। जब तक आप उस जड़ पे नहीं जाएंगे ना, आप अपनी लाइफ में इवॉल्व नहीं हो पाएंगे। आप इस पूरे ना ये जो 3D मैट्रिक्स में आप अपने आप को 24 घंटे फंसा हुआ महसूस करते हो, आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। और आपको उससे बाहर निकलने के लिए सिर्फ इतना करना है, कंप्लीटली अपनी कॉन्शियसनेस में इस चीज़ को लेकर आइए कि मैंने ही कुछ ऐसा किया है पिछले जन्म में, मेरे ही द्वारा मेरे ट्विन को कोई ऐसा कर्ज दिया गया है कि वो इंसान आज वहाँ तड़प रहा है और मैं यहाँ तड़प रही हूँ। ठीक है, क्योंकि पिछले जन्म में आपको इतना समझ नहीं थी कि यही पर्सन अगले जन्म में भी आपके पास आने वाला है, हर जन्म में आपके पास आने वाला है। आप उतना एनर्जी में थे ही नहीं। और जैसे ही अब आप इस एनर्जी में आओगे और आप ईश्वर के सामने इस चीज़ की माफ़ी मांगोगे और बस अब सब कुछ सरेंडर कर दोगे ना ईश्वर के आगे, आप उस मिनट से देखना आपको इतना हल्का फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितना भारी मेरे सर पे एक बैगेज रखा हुआ था, कितना भारी एक बोझा था जो अभी जस्ट मैंने अपने सर से उतार के रखा। अदरवाइज आई कैन गारंटी यू दिस थिंग, आप चाहे दुनिया के किसी मेंटोर के पास चले जाओ, दुनिया के किसी टैरो रीडर के पास चले जाओ, किसी पंडित पुरोहित, आप दुनिया के कोई प्रीस्ट के पास चले जाओ, आपकी जो एनर्जीज़ है ना, जब तक ये अंदर से क्लीन नहीं होंगी, जब तक ये अंदर से एक्सेप्टेंस में नहीं आएंगी कि हाँ मैं ही वो पर्सन हूँ जिसका कोई दिया हुआ कर्ज मेरा ट्विन अपनी लाइफ में झेल रहा है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है आपके ट्विन ने आपको कोई कर्ज दिया हो। इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि आप अपनी आत्मा के लिए माफ़ी मांगे, अपने लिए कभी माफ़ी मत मांगे। आप ईश्वर के सामने, माँ काली के सामने हमेशा यही बोलें कि हे माँ काली, हे ईश्वर, मेरी आत्मा से जो भी गलतियाँ हुई हों, जिस भी जन्म में, जिस भी रूप में, जिस भी योनि में, मैं और मेरी अर्धात्मा, हम दोनों से जिस भी प्रकार से मन, क्रम, वचन, वाणी, धर्म, किसी भी प्रकार से जो भी गलत हुआ हो उसके लिए हमारी आत्मा को क्षमा कर दे। आप इस बात को ईश्वर से बोलेंगे और जब आप बार बार इस कॉन्शियसनेस में आके बोलेंगे ना, आप खुद देखेंगे आपके रास्ते कैसे बनते चले जाएंगे। ठीक है, दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर दैट कर्मा बैगेज, जिसको कि हम कहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका कोई कर्मा बैगेज था। ठीक है, तो जिस पार्टनर के साथ कर्मा बैगेज की हम बात कर रहे हैं वो क्रिएशन कहीं ना कहीं हमसे हुआ है, क्योंकि पिछले जन्म में अगर ऐसा हुआ है कि आपने अपने पार्टनर को कर्ज कर दिया या वाइस वर्सा उन्होंने आपको कर्ज कर दिया, तो अब उस जन्म में तो आप नहीं समझ पा रहे थे ना। आपने दुनिया समाज, देखिए दुनिया समाज तो चाहे किसी एरा में आप चले जाओ, समाज यही था। ठीक है, जितनी आज की डेट में लड़कियों की शादियों को इम्पोर्टेंस मुझे लगता है आज तो फिर भी उतनी नहीं दी जाती है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी है, उससे तो डबल ट्रिपल ही उस जन्म में, उस एरा में शादी के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी कि अरे उसकी शादी नहीं हुई, ओ माय गॉड, अरे कोई कमी होगी ज़रूर। वो वाला एरा, अब एटलीस्ट हम उस एरा में तो नहीं हैं कि अगर हम शादी नहीं भी करते हैं तो कोई ये नहीं आके कहता कि अरे कोई कमी होगी, क्योंकि पता है आजकल लड़कियां भी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रही हैं, मैच्योर हो रही हैं, लड़के भी अपनी लाइफ अपनी तरह से जीना चाहते हैं, तो आजकल शायद इस बात को ऐसा नहीं बोला जाता, उस जन्म में बोला जाता होगा, उस एरा में बोला जाता होगा। और उस वक्त पे आपने शायद, चाहे समाज की वजह से कह लीजिए या किसी और रीज़न से कह लीजिए, आपने किसी और पार्टनर के साथ, किसी 3D पार्टनर्स के साथ या किसी कार्मिक के साथ आपने एक मैरिज कर ली, जिसको मैं 3D कॉन्ट्रैक्ट बोलती हूँ, आप उसे मैरिज बोल सकते हो। और आपने वो जब मैरिज कर ली तो वहाँ कर्मा क्रिएट हो गया। अगर आप उस लाइफ में शायद वो शादी नहीं करते, क्योंकि आपके हाथ में नहीं था, फैमिली का एक प्रेशर होता है ना, वो हर एरा में मुझे लगता है सेम ही होता है। ठीक है, इस एरा में तो फिर भी बहुत कम है, लेकिन मुझे लगता है हर एरा में, लाइक पीछे के एराज में तो फैमिली का बहुत ज़्यादा एक प्रेशर रहा होगा। तो जब आपके फैमिली का प्रेशर पड़ा होगा, आपने शादी कर ली होगी, आपका कर्मा क्रिएट हो गया, उधर आपके पार्टनर का, आपके ट्विन का कर्मा क्रिएट हो गया, और जब उनका भी कर्मा क्रिएट हो गया, आपका भी कर्मा क्रिएट हो गया। अब जो भी कर्मा बैगेज उस पार्टनर ने आपको उस जन्म में दे दिया, सुख दिया या दुख दिया, वो तो लौट के आना था ना आपके पास।
दैट इज़ द मेन रीज़न कि आप अपने ट्विन से उनकी या अपनी शादी के बाद मिलते हो, यानी कि 3D मैरिज के बाद मिलते हो, क्योंकि वो जो कर्मा आप क्रिएट कर चुके हो ना, उसको तो डिज़ोल्व करेंगे डिवाइन। क्योंकि अगर आप ऐसे समझो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आपकी लाइफ में, आपके अभी की प्रेजेंट लाइफ में और प्रेजेंट एनवायरनमेंट में कोई कार्मिक है, उसने आपके साथ कभी कुछ बुरा किया और आपके दिल से कर्ज निकला। अब वो जो कर्ज है, अगर वो उस कर्ज को आप चाहे कोई भी नाम दे दो, मैं उसे कर्मा बोलती हूँ, वो कर्मा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब जो हमारे एक कर्मा विधान है ना, जो हमारे ईश्वर हैं, कर्म फलदाता, जिनको शनिदेव बोला जाता है, शनिदेव अगर अपना काम, अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं करें, तो आप मुझे बताइए, क्या आप फिर कल को उन पे उंगली नहीं उठाएंगे कि मतलब मेरे साथ इस पर्सन ने इस लाइफ में इतना बुरा किया और शनिदेव आपने इसको माफ़ कर दिया, फिर आपका कर्मा विधान कहाँ चला गया। अब आप समझें कि आप इस कर्मा बैगेज में फंसते गए। आप पिछले किसी भी लाइफ टाइम में, किसी भी एरा में, डजेंट मैटर कि वो शायद अशोका के टाइम का भी हो सकता है, वो अंग्रेज़ों के टाइम का हो सकता है, वो अकबर के टाइम का हो सकता है, मुगलों के टाइम का, एनीथिंग, ठीक है। किसी भी टाइम और एरा में आपने कर्ज किया अपने ट्विन को, या आपके ट्विन ने आपको कर्ज किया, वो कर्मा क्रिएट हो गया, मैनिफेस्ट आपने कर लिया ईश्वर के आगे। अब जैसे ही आपने वो मैनिफेस्ट किया, शनिदेव के बाई खाते में वो चीज़ नोट डाउन हो गई, उनका डेबिट क्रेडिट बिल्कुल क्लियर चलता है। उनके साथ में कोई ये नहीं है कि आप एक भी एक 0.1 0.1 सेंट का भी इधर से उधर आप नहीं कर सकते, एक पैसे का भी इधर से उधर नहीं हो सकता उनके साथ। तो अब जितना आपने उनसे कह दिया वो तो वो करेंगे ना क्लियर। तो इसी तरीके से जब आपने पिछले जन्म में अपने ट्विन को कर्ज किया, शनिदेव ने उसको एक्सेप्ट किया, उसको फलीभूत किया, और वो इस जन्म में आपके सामने आ गया। अब दिक्कत ये है कि आप तो वो सब कुछ भूल चुके हैं, आपको तो कुछ नहीं याद कि मैं तो पिछले जन्म में अपने ट्विन के साथ ये बोल चुका हूँ, क्योंकि तब तो आपको पता ही नहीं थे ना कि वो आपका ट्विन है। आप डेप्थ में जाइए बात को, आप जड़ में जाइए, आप किसी DMDF के ना इस पूरे चक्रव्यूह से थोड़ा अपने आप को बाहर निकालिए और पहले समझिए कि दिक्कत हो कहाँ पे रही है। प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ेंगे ना, आपकी आगे की पूरी लाइफ, चाहे आप 100 साल जीने वाले हो, चाहे आप 50 साल जीने वाले हो, 1% भी ना आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि प्रॉब्लम तभी आती है जब हम उसे प्रॉब्लम मानते हैं, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो बस इस चीज़ को अब आप अपने एक्सेप्टेंस में लेकर आएँ कि आपका 3D पार्टनर के साथ आपका एक कर्मा है जो आप ही के द्वारा क्रिएट किया गया है। आपने एक बेध्यानी में, एक नासमझी में, या एक नॉलेज के अभाव में आके अपने ट्विन को कर्ज किया है, और वो कर्ज इस समय आपके सामने फलीभूत हो रहा है, ठीक है। अब आप भी उस चीज़ से परेशान हो रहे हैं क्योंकि आपको भी नहीं पता कि अब आप करो क्या। क्योंकि अगर ईश्वर आपको वो सारी मेमोरी वापस दे देंगे ना पिछले जन्म की, तो मुझे लगता है शायद आप फिर अपने ट्विन से वो इंटेंसिटी के साथ में मिलना भी नहीं चाहोगे, क्योंकि आपकी वो पूरी की पूरी एनर्जी वापस आ जाएगी। आप समझ रहे हो बात को? तो ये तो हो गया आपका कर्मा बैगेज, ठीक है। अब ये टोटली आपके हाथ में है कि आप अपने ट्विन के साथ में आगे तक की लाइफ अगर स्मूथ करना चाहते हो, तो आप इस जड़ को पकड़ो और आप ईश्वर से सबसे पहले उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगो। और जो भी आपने जाने अनजाने में कर्ज किया है, कोई बद्दुआ दी है, कोई श्राप दिया है अपने ट्विन को, जो कि बेध्यानी में ही दिया है, बिल्कुल अनजाने में ही दिया है, उसके लिए आप ईश्वर से माफ़ी मांगो और उसको वापस लो, ठीक है। ये तो हो गई बात कि आप क्यों अपने ट्विन से 3D मैरिज के बाद मिलते हो, इधर उनकी मैरिज या आपकी मैरिज, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, हम उस पर भी बात कर लेते हैं कि अगर आप या आपका ट्विन किसी भी इस तरीके की सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि मान लीजिए आप दोनों मैरिड हो या फिर एक पर्सन मैरिड है, एक अनमैरिड है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनर सिंगल है और एक पार्टनर मैरिड है, पहले मैं सिंगल की बात करती हूँ। मान लीजिए अगर आप अनमैरिड हो और आप सिर्फ एंगेज हो किसी और थर्ड पार्टी के साथ, किसी और 3D पर्सन के साथ में, आपने सिर्फ एक अफेयर में हो आप, या आप किसी भी प्रकार से एक आई शुड से एक रोका भी अगर आपका हो गया है, ठीक है, किसी भी प्रकार से आप किसी थर्ड पार्टी के किसी भी 3D पर्सन के साथ में आप एंगेज्ड हो, किसी भी रूप में हो, चाहे वो एंगेजमेंट हो, वो रोका हो, या फिर वो सिर्फ आपका एक रिलेशनशिप हो, तो आपके लिए तो मैं
क्लियर एंड क्लियर आपको ये सजेशन दूंगी कि आप विदाउट अ सेकंड थॉट उस रिलेशनशिप से अपने आप को बाहर ले आइए। ट्रस्ट मी, मैं जो बोल रही हूँ वो पूरे होश और आवाज़ में बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप उस 3D पर्सन के साथ में उस रिलेशनशिप से खुद को बाहर नहीं लाते हो, ठीक है, चाहे वो आपका गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, मार्क माई वर्ड्स, आप फिर से एक कर्मा क्रिएट कर लोगे। आप वही गलती दोहरा दोगे जो आपने पिछले किसी जन्म में अज्ञानतावश करी थी। तब तो आपको क्योंकि ज्ञान नहीं था कि आपके ट्विन के साथ ही आपकी एक लाइफ जर्नी है और आपको उस लाइफ जर्नी में किसी थर्ड पार्टी की एंट्रेंस नहीं करनी है। उस टाइम पे वो वाली एनर्जी आपकी वैलिड कहीं भी जा सकती है क्योंकि आपको कुछ पता नहीं था। लेकिन अब सब कुछ जानने के बाद भी अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो तो इसमें फिर आप किसी भी ईश्वर को दोष नहीं दे सकते हो। ये आप जो करोगे ये आप पूरे होशो हवास में अपना कर्मा क्रिएट करोगे और फिर उसके लिए अगर आपको अगला फिर से जन्म लेना पड़े और फिर से आपके लाइफ में वो पार्टनर वापस आए अपना कर्मा बैगेज क्लियर करने के लिए, तो फिर आप वापस आप तो उस लूप में फिर हज़ारों जन्मों तक फंसे रहोगे ना। तो उस लूप से बाहर निकलने का रास्ता आपको बता रही हूँ। किसी भी थर्ड पर्सन के साथ में किसी 3D कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज या रिलेशनशिप में बिल्कुल मत आना, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में उस पर्सन को आना ही होता, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर किसी भी थर्ड पार्टी को आपकी लाइफ में ईश्वर को लाना होता तो शायद आपकी ट्विन की एंट्रेंस से पहले ही आप दोनों का मैरिज, एक 3D मैरिज हो चुका होता, ठीक है। क्योंकि आपकी ट्विन के आने के बाद, आपकी लाइफ में आपकी ट्विन की एंट्री होने के बाद में अगर कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और आप उसको सहर्ष उसको लेकर आ रहे हो, इट मीन्स कि ये आप अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि डिवाइन को कोई ऐसा मज़ा नहीं आ रहा है कि वो आपके साथ कोई प्रैंक करें। वो आपकी लाइफ में ट्विन इसीलिए लेकर आए थे ताकि आप समझ पाओ कि एनर्जीज़ क्या होती हैं। और आप एनर्जीज़ को समझने के बाद भी अगर उसी 3D लूप में घूम रहे हो कि मेरा ट्विन तो शादी कर ही नहीं सकता, तो मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही है लाइफ में आगे, आप ऐसे समझो कि आप उसके साथ शादी कर भी लेते हो, ठीक है, किसी भी थर्ड पार्टी के साथ। मुझे ये बताइए, अगर वो मान लीजिए शादी 1 साल 2 साल भी नहीं चल पाई, ठीक है, आजकल आप देखो हर दूसरे पर्सन का मुझे डिवोर्स सुनने को मिलता है। आप मुझे ये बताइए, अगर आपका 1 या 2 साल में, 6 महीने में, 3 साल में आपका उस पार्टनर के साथ डिवोर्स हो गया, तब भी तो आप रहोगे ना अकेले, तब भी तो आप अपनी लाइफ में खुद स्टैंड लोगे ना, अपने लिए इंडिपेंडेंट रहोगे ना। किसी भी कारण से हुआ, मैं ये नहीं कह रही कि उस क्या कारण होगा, एनीथिंग कुड बी। तो जब आप उस सिचुएशन में आने के बाद उस मैरिज से निकलने के लिए रेडी हो जाओगे, आपका परिवार रेडी हो जाएगा और आप इतना सब झेलने के बाद अगर उस मैरिज से बाहर निकलो, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ही विजडम और समझदारी वाली बात है कि आप अपने पेरेंट्स का इतना पैसा लगाने के बाद इतनी ग्रैंड मैरिज करो। चलो ग्रैंड भी नहीं करोगे, छोटी से छोटी मैरिज भी आजकल कितनी, आप कितनी की समझ रहे हो, लाइक आप कितने भी छोटे स्केल पे कर दो, ठीक है, ज्वेलरी में, हर चीज़ में खर्च होता है। और फिर चलिए पैसे को भी छोड़िए आप, ठीक है, हर फैमिली का अपना अलग एक उनका कॉन्सेप्ट होता है, मैं पैसा भी नहीं ला रही बीच में। मेंटल टॉर्चर कितना होगा आपको, झेलेगा कौन? दैट विल बी ओनली यू। अगर 1% उस पर्सन के साथ आप नहीं रह पाए और आपको कोर्ट कचहरी करनी पड़ी, आप सोचो आप जिस एज में आपको सिर्फ इस समय अपनी स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करना चाहिए, जिस एज में आपको अपनी इंडिपेंडेंस पे फोकस करना चाहिए कि आप किस तरीके से इवॉल्व कर पाओ अपने आप को और किस तरीके से आप अपना एक इस प्लैनेट अर्थ पे सरवाइव करने के लिए जो भी आपको सर्विस चाहिए या जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, उस पर फोकस कर पाओ। आप वो सारा का सारा टाइम और एनर्जी और दिमाग आप कोर्ट कचहरी में निकालोगे बिना बात की बातों में, मतलब वो बहुत ही लोअर एनर्जी की बातों में। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा होगा, प्लीज़ मेरे को मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे ये बात बोली है कि अगर आप उसके बाद भी अपने अंदर वो शक्ति ला सकते हो कि आप अकेले रह पाओ उस पर्सन के जाने के बाद, तो मुझे लगता है वो शक्ति आपको पहले लेकर आ जानी चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ को सही दिशा दे पाओ, ठीक है। ये तो बात हो गई अनमैरिड की, जो कि एंगेज्ड हैं या फिर सिर्फ रिलेशनशिप में हैं। अब बात करते हैं उनकी जो कि मैरिज में हैं, ठीक है। जो भी ट्विंस किसी ना किसी मैरिज में फंसे हुए हैं, ईदर फेमिनाइन और मैस्कुलाइन्स, और वो जानते हैं कि वो अपने ट्विन के बिना रह नहीं पा रहे हैं, उनकी शादी में बेहिसाब के कलेश मचे हुए हैं, उनके लिए मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगी, अगर आपकी लाइफ में बहुत बुरी तरीके से कलेश हैं, आपकी मैरिड लाइफ बिल्कुल
व्हाट शुड आई से, एक बिल्कुल नल एंड वॉइड वाली स्थिति में चल रही है, ठीक है, नील बटा सन्नाटा वाली स्थिति में आपकी अगर शादी चल रही है, आप मिनट से पहले उस इंसान के साथ में अपने आप को सेपरेट कीजिए, क्योंकि वो शादी नहीं है, वो सिर्फ एक 3D कॉन्ट्रैक्ट है। शादी इसे नहीं कहते हैं कि आप कोर्ट के पेपर पे आप शादीशुदा हो, हस्बैंड वाइफ हो, और आपके घर के अंदर ना वो पति मानने को तैयार है आपको, घर के अंदर आप में पति पत्नी वाली कोई भी एक गिव एंड टेक है ही नहीं, ठीक है, एक कोई भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, तो उसे शादी तो नहीं कहा जा सकता, वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है इस 3D मैरिज में, इस 3D वर्ड में, इस प्लैनेट अर्थ पे। सिर्फ समाज का बनाया हुआ एक नॉर्म है, समाज का बनाया हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप बैठे हो। तो सबसे पहले तो मेरी सजेशन उन लोगों के लिए यही है कि आप अपने आप को उस कंडीशन से बाहर निकालें, आप उस मैरिज से बाहर आ जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरा सिनेरियो ये आता है कि आपकी शादी जिनसे हुई है वो आपके सोलमेट हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होंगे यहाँ पे जिनकी शादी उनके किसी सोलमेट से हो गई है, ईदर डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन, दोनों में से किसी की भी साथ ही सिचुएशन हो सकती है। तो अगर आपकी शादी आपके सोलमेट के साथ हुई है, और तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए ये सजेशन है कि आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ को डिवाइन के आगे सरेंडर कर दीजिए, ठीक है, माँ काली के आगे आप सरेंडर कर दीजिए पूरी लाइफ, ठीक है। अगर आपको उस मैरिज से बाहर निकालना होगा तो डिवाइन खुद ही इस तरीके के बानक बना देंगे कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपका आपके उस सोलमेट के साथ में कुछ ऐसा ही कर्मा है जो कि इस लाइफ टाइम में आपको उनके साथ जीना ही है, तो मुझे लगता है फिर उस चीज़ को आप एक खुशी के साथ आगे लेके चलिए, ठीक है। आप इस चीज़ को बैक ऑफ द माइंड ये लेके चलिए कि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको कि आपको इस लाइफ टाइम में कंप्लीट करना है, और यू नेवर नो कि वो ईश्वर ने कितने दिन, कितने साल, कितने महीने का लिखा है, आपको कुछ नहीं पता। तो जो चीज़ अगर आपके साथ इस तरीके की है तो उसमें तो भाई मैं यही बोलूँगी, हो सकता है कि आपकी अगर एनर्जीज बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही है और आप उस पार्टनर को उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो, और अगर आप अंदर से उस मैरिज से बाहर निकलना चाह रहे हो और वो नहीं निकलना चाह रहा है, हो सकता है ईश्वर कुछ ऐसा कर दे कि आपकी इस तरीके की एनर्जीज़ को देखते हुए आपके आप जो एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी आपके अंदर देखते हुए वो पार्टनर खुद ही किसी दिन बोल दे कि ठीक है वी शुड लिव सेपरेटली। और देखिए ये टोटली आपका कॉल होगा, क्योंकि उस जगह पर आप खड़े हो। अगर आपको लगता है वो पार्टनर आपके साथ में ठीक है, अच्छा है, और आप उस चीज़ के साथ कोप अप कर सकते हो तो आप कीजिए। लेकिन मेरा क्लियर एंड कंप्लीट ये मैसेज है दोनों ही तरह के ट्विंस के लिए कि प्लीज़ किसी भी मैरिज में, आई रिपीट, किसी भी मैरिज में आप सिर्फ समाज, कम्युनिटी और रिलेशन या रिलेटिव्स की वजह से मत रहिएगा, किसी सोसाइटी की वजह से मत रहिएगा कि आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि आप करें तो क्या करें। मतलब दिमाग लग रहा है कि यार बस क्या करूँ, जीवन ख़त्म कर दूँ, ईश्वर करूँ तो करूँ क्या। लेकिन आप समाज को देखते हुए, सोसाइटी को देखते हुए उस मैरिज से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। बस वो मत करना, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, झेल आप रहे हो, जी आप रहे हो, खुशी है या गम है वो आप जी रहे हो। कोई भी रिलेटिव वहाँ पर आकर, कोई भी सोसाइटी वहाँ पर आकर आपकी जगह पे वो सारी चीज़ें नहीं जी रहा है। तो आप जो भी डिसीजन लेते हो दिल से लीजिएगा, किसी के प्रेशर में, किसी सोसाइटी या किसी और समाज की वजह से मत लीजिएगा, बिकॉज इट्स योर लाइफ नॉट देयर्स, ठीक है। तो इसे सिर्फ आप ही समझ सकते हो, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। तो मेरी तो यही राय है कि आप जितने कम से कम न्यू कर्मा क्रिएट करो उतना ही आपके फ्यूचर के लिए, फ्यूचर मैं सिर्फ इस लाइफ के फ्यूचर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आगे आने वाले कितने जन्मों की बात कर रही हूँ। अगर आप अपने सारे कर्मास इसी लाइफ में डिसॉल्व कर लेते हो, सारे कार्मिक पार्टनर्स के साथ डिसॉल्व कर लेते हो, तो हो सकता है आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए इस जन्म के बाद। हो सकता है आपको दोबारा प्लैनेट अर्थ पे आना भी ना पड़े। तो इस प्लैनेट अर्थ को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत है नहीं, इस प्लैनेट अर्थ को ना इतना सच समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके फ्रेंड, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो इसको मैं यहीं पर पॉज देती हूँ, ठीक है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे मैरिड ट्विंस से ही रिलेटेड। अभी मेरे पास और कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर मुझे डिस्कस करना है, क्योंकि जैसा मैंने कहा दिस इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक और ये बहुत ही
एक वीडियो या 2 वीडियो में नहीं क्लियर हो पाएगा, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना कम से कम में मैं कर पाऊँ। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जस्ट डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप आगे आने वाली हर एक वीडियो से टाइम टू टाइम कनेक्ट हो पाएँ। चलिए, इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत सारा थैंक यू।